संतुलित समीकरण में, संतुलित अभिक्रियाओं में क्या है बाबू? तो संतुलित अभिक्रियाओं में ए बी सी और डी क्रमशः होंगे। आजकल इस तरह का भी प्रश्न खूब पूछता है ना, जहां पर आपको क्या करेगा, अगर थोड़ा सा नहीं जान रहे हैं तो बड़ी दिक्कत करेगा। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस, बस इतना ही बच्चा है, है? मेन बात है कि बच्चा सबको जो है ना ना पटना में रहने का मन है ना, 4 बरस 5 बरस 10 बरस रहेगा, रहने का मन है ना, क्या करेगा क्या है? हाँ, रील्स का ट्रेंड, मेहनत का जमाना खत्म हो गया। हाँ, सब सोच रहा है ऐसे ही हो जाता है। चलिए, केमिकल इक्वेशंस में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी अभिकारक के तरफ का कुल परमाणु है ना, रिएक्टेंट्स बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर ये बराबर हो जाए तो आपको क्या होगा, समीकरण जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होगा। एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, हमने दो बातें कही है क्या कि देखिए, ठीक है, अभिकारक के तरफ का कुल परमाणु अगर प्रतिफल के तरफ के कुल परमाणु के बराबर हो जाए तो समीकरण क्या होता है, ठीक है, आपको बैलेंस्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान देना बच्चे। क्वेश्चन में कह रहा है कि Fe3 है ना, O4 है, तो 3 तो देना ही पड़ेगा तभी बैलेंस होगा, है ना। 3 तो Fe है तो दोनों तरफ Fe का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि वहां कह रहा है कि रिएक्टेंट के साइड का कुल परमाणु आपको प्रोडक्ट के साइड का कुल परमाणु का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए O4 है ना, O4 है, तो O4 तो यहाँ तो पक्का है कि 4 देना पड़ेगा तभी 4 4 होगा इस साइड में, पक्का ना। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ अगर हम 2 दे देते हैं तो हाइड्रोजन पूरा हो गया, है ना। एफ आई, ठीक है, हाँ 4 देंगे, 8 है तो इधर क्या देंगे, 4 देंगे, तो ये पूरा हो गया, 4 दूनी 8, कोई बात नहीं है। और यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, तो भैया ये अगर यहाँ 1 दे देते तो बैलेंस हो जाता है। अब देखिए फेरस का कितना संख्या 3, बैलेंस हो गया, है ना। तो अब ए का मान कितना है, तो भैया ए का मान 3 है ना, आपको 3 है तो ये देखिए गड़बड़ हो गया, तो ये खत्म कर दीजिए, है ना। अब क्या बचा, तो आप 3 ऑप्शन बचा है आपको, आपको 4H2, बी का मान क्या है 4 है, तो भैया ये खत्म कर दीजिए, ये देखिए ये और ये है। अब देखिए क्या हो जाएगा भैया, है ना, आपको सी का मान देखिए 1 है, तो सी का मान क्या हुआ 1, यहीं पर केवल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न पर बात करते हैं। कारण निम्न में से कौन सा गुण चुंबकत्व के लिए एक निश्चित परीक्षण है, भैया चुंबकत्व के लिए निश्चित परीक्षण क्या होगा, है ना। चुंबकत्व के लिए तो आपको चुंबक होता क्या, पहले ये जान लीजिए। चुंबक जो है आपको ऐसा पदार्थ है, ध्यान में रखना बच्चे, ऐसा पदार्थ है जो ठीक है क्या करता है, तो ठीक है, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि ऐसा पदार्थ है जो ठीक है लौह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित कर लेता है, लौह चुंबकीय पदार्थों। अब यहाँ पर बात आ रही है लौह चुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या हुआ, तो बच्चे फेरस हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, एल्निको हो गया, क्या हो गया, एल्निको हो गया, है ना। तो ये सब पदार्थ को आप क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ऐसा पदार्थ जो लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, और आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थ को आप क्या कहते हैं भाई मेरे, इसको हम चुंबक कहते हैं, करता है ना। अब क्या बात हो रही है भाई, है ना, चुंबकत्व का मुख्य गुण क्या है, तो बच्चे चुंबकत्व का मुख्य गुण क्या होता है, चुंबकत्व को फ्रीली सस्पेंड करा दीजिए तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, एस्टैब्लिश होता है, ये इसका मुख्य गुण है। यानी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होगा, स्थित होगा। अब देखिए ठीक है, आपको एक बड़ा चुंबक है, कौन सा चुंबक है,
एक बड़ा चुंबक है और एक छोटा चुंबक है ना, तो बड़ा चुंबक और छोटा चुंबक में विपरीत ध्रुवों के बीच भी आकर्षण हो, विपरीत ध्रुवों के बीच में तो आकर्षण हर जगह होता है, लेकिन समान ध्रुवों के बीच भी आकर्षण होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक छोटा चुंबक, कौन सा चुंबक, छोटा चुंबक है बच्चे, छोटा चुंबक है, और एक क्या है, बड़ा चुंबक है ना, बड़ा चुंबक है, तो दोनों के बीच भी आकर्षण होता है। ध्यान में रखिएगा, छोटा चुंबक और बड़ा चुंबक के बीच भी आकर्षण हो सकता है, लेकिन ठीक है, आपको बच्चे आपको पता है कि ठीक है, विपरीत ध्रुवों वाले जो चुंबक होता है उसमें हमेशा आपका क्या होता है, आकर्षण होते रहेगा। लेकिन प्रतिकर्षण किसमें होगा, समान ध्रुवों के बीच ही होगा। तो आकर्षण में ये पता नहीं चलता है कि नॉर्थ है कि ठीक है, आपको नॉर्थ नॉर्थ के बीच में आकर्षण हो सकता है। कंडीशन क्या कह रहा है कि एक छोटा होगा, दूसरा क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। आपको साउथ साउथ के बीच भी आकर्षण हो सकता है। कंडीशन क्या है कि एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। लेकिन प्रतिकर्षण जब भी होगा तो क्या होना पड़ेगा, तो भाई मेरे, या तो ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ के बीच में ये प्रतिकर्षण अगर होता है, इसका मतलब है कि विपरीत ध्रुव ही है ना। लेकिन आकर्षण जब यदि होता है तो ये पता आप नहीं कर सकते हैं कि विपरीत ध्रुव है या समान ध्रुव, है ना। तो ध्यान में रखना बच्चे, एक छोटा है एक बड़ा है तो गड़बड़ हो जाएगा आपको, है ना। प्रतिकर्षण ही आपको, रिपल्सन ही आपका क्या है कि वास्तविक बताता है कि चुंबक के कौन कौन से ध्रुव होंगे। अगर ठीक है प्रतिकर्षण हो रहा है तो इसका मतलब है ठीक है, समान ध्रुव है, नॉर्थ नॉर्थ है या साउथ साउथ है। लेकिन आकर्षण में ये आप नहीं पता कर सकते हैं, मान लीजिए इसके बीच आकर्षण हो रहा है ना, तो आकर्षण हो रहा है तो ये आप पता नहीं कर सकते हैं कि ये छोटका नॉर्थ है कि ठीक है छोटका साउथ है ना, या बड़का साउथ है ना, क्योंकि नॉर्थ साउथ के बीच भी आकर्षण हो सकता है, और ठीक बड़का नॉर्थ और छोटका नॉर्थ के बीच भी आकर्षण हो सकता है, पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ये पता है कि ये नॉर्थ है और ठीक है दूसरे किसी चुंबक के पास में ले जाए ले गए, वहां प्रतिकर्षण हो रहा है, तो ये क्या है जी, नॉर्थ होगा, पक्का है कि होगा नॉर्थ। मान लीजिए कि ये साउथ है ना, और दूसरा किसी ध्रुव के पास में ले गए और इसके बीच में प्रतिकर्षण हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये साउथ ही है ना। तो प्रतिकर्षण वास्तविक रूप से आपको पहचान देता है किसका, तो भैया चुंबकत्व का। और दूसरा दैशिक गुण, यानी चुंबक को फ्रीली रखने पर ठीक है, चुंबक किधर की ओर आकर्षित होगा, तो उत्तर दक्षिण दिशा में, है ना। तो दो गुण जो है आपको क्या है भाई साहब, चुंबकत्व के वास्तविक पहचानने का गुण है। एक हो गया कौन, प्रतिकर्षण, दूसरा कौन हो गया, दैशिक गुण। तो देखिए बी और सी कहां पर है, ए नंबर में, आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, ध्यान में रखना बच्चे, बड़ा नॉर्थ पोल छोटा नॉर्थ पोल के बीच में भी आकर्षण हो सकता है, और नॉर्थ साउथ में तो आकर्षण होगा ही होगा। आगे देखते हैं क्या कर रहा है, एक श्वेत प्रकाश की किरण किसी कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक सतह ए बी पर आपतित होती है। कोई बात नहीं, ए बी पर आपतित कर देते हैं, है ना। ये देखिए मान लेते हैं कि इसको ए है और ये बी है, ए बी पर प्रकाश की किरण आपतित हो गई। चलिए क्या कह रहा है ना, आपको आपतित एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है और अन्य ठीक अपवर्तक पृष्ठ ए सी से बाहर निकलती है। तो ए सी से ये क्या होगा, आपको मान लीजिए यहाँ पर हुआ, ये बाहर निकल गया, निकलने दीजिए, है ना। क्या कह रहा है आप, ठीक है ऐसी सवाल, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृष्ठ ए बी पर अपवर्तन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। पृष्ठ ए बी पर अपवर्तन कोण, भैया ये पृष्ठ ए बी पर अपवर्तन कोण है ना, ये देखिए ये नॉर्मल हो गया, है ना। जब इस इधर से गुजरा होगा तो यहाँ क्या हुआ, आपको आई है मान लीजिए, है ना। कह रहा है कि पृष्ठ ए बी पर अपवर्तन कोण, यहाँ पर एंगल आर है ना, एंगल आर है, पृष्ठ ए बी पर अपवर्तन कोण, है ना। तो जैसे ही प्रकाश इसमें प्रवेश करेगा तो आपको पता है, आप सब जानते होंगे कि ये पहले ही पृष्ठ से क्या हुआ है, अपवर्तन होगा और फिर ये बाहर निकल जाएगा, है ना। तो भाई साहब कह रहा है कि पृष्ठ ए बी पर अपवर्तन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है ना। तो भाई ठीक है, ये प्रकाश प्रवेश ही कर रहा है, तो क्या जी हर प्रकाश के लिए भिन्न होगा, नहीं होगा, है ना। ध्यान में रखना बच्चे। फिर देखिए क्या कह रहा है, पृष्ठ एसी पर अपवर्तन कोण विभिन्न रंगों के लिए समान होते हैं, है ना। तो पृष्ठ एसी पर अपवर्तन कोण विभिन्न रंगों के लिए समान होता है। तो पृष्ठ एसी पर अपवर्तन कोण भाई मेरे ठीक है, जब ये अपवर्तित होगा क्या होगा, ये देखिए बाहर की ओर निकल जाएगा, बाहर की ओर निकल जाएगा। फिर से रिपीट करें क्वेश्चन को, ध्यान देना है भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, बड़ी अच्छा प्रश्न है, समझिए अच्छे से, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये देखिए ये पृष्ठ हो गया, ध्यान से समझिएगा। आपको पता है
कि ये जैसे ही प्रकाश की किरण इस माध्यम पर आपतित हुआ, ये दूसरा माध्यम में जाएगा, तो वेग या तो बढ़ेगा तो या तो क्या होगा, घटेगा। होगा या नहीं होगा? वेग आपको बताए हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो वेग का मान क्या होता है, बढ़ता या घटता है। भाई साहब ये वायु में था, वायु से गया किस में, कांच में गया, तो कांच में निश्चित रूप से ये क्या होगा, आपको अपवर्तित होगा, है ना, क्या होगा, अपवर्तित होगा। और ठीक है, ये जो अपवर्तित होगा यानी अपवर्तनांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्ध्य होता है। ध्यान से समझिएगा, अपवर्तनांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय क्या होता है, वेवलेंथ। तो जितना ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगा उतना ही कम अपवर्तनांक होगा। यानी जैसे श्वेत प्रकाश प्रवेश करेगा इसमें, तो भाई सब रंग के लिए अपवर्तन का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। ध्यान में रखना है, क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि ये निर्भर करता है किस पर, अपवर्तनांक पर, है ना बच्चे। यहाँ वेग निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तो पहला देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है, पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो ये सही है कि गलत है, सही। चलो अब आते हैं, पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण विभिन्न रंगों के लिए समान है। तो भैया जब ये ठीक है प्रकाश की किरण वायु में निकलेगा, वायु में निकलेगा, ये इससे वायु में निकलेगा, तो आप ऐसे भी देखिएगा कि झुका हुआ रहता है ना। ये जैसे देखिएगा कि ऐसे क्या हुआ, हर रंग के लिए भिन्न भिन्न होता, तब ना रंग यहाँ पट्टी प्राप्त होता है, VIBGYOR विभगी और प्राप्त होता है ना। तो भाई कह रहा है कि सबके लिए एक समान होगा अगर अपवर्तनांक, तो क्या होगा, कह रहा है अपवर्तन कोण एक समान होगा, नहीं होगा। यहाँ भी अपवर्तन कोण एक समान नहीं होगा। तो भैया कह रहा समान होता, तो ये गलत हो गया। अब आइए प्रश्न में, है ना, कह रहा है कि क्या कह रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, सही निकालना है। तो केवल ए सही है, न तो केवल बी सही है तो गलत बात है ना, न तो ए न ही बी, गलत बात है, केवल ए सही है। ध्यान में रखना बच्चे। देखिए बहुत लाजवाब प्रश्न है, अगर ये कंसेप्ट नहीं लगाते तो गड़बड़ हो जाता। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा दो प्रतिरोध R1 R2 समांतर क्रम में संयोज का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो बच्चे आपको पता है 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। और अगर इसको लिखना है R इक्विवेलेंट तो आप लिख सकते हैं R1 इंटू R2 बटे क्या होता है, R1 प्लस R2। देखिए कहां पर है, आगे बढ़ते। अगर ध्यान दीजिएगा बच्चे, समांतर संयोजन में क्या समान होगा, समांतर संयोजन में क्या समान होगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। विभव समान होगा। कौन समान होगा, विभव समान होगा, है ना, याद रखना बच्चे, विभव समान होता है, विभव समान होता है। क्या भिन्न होगा, है ना, याद रखना है, ये भी याद रखना है कि विद्युत धारा का मान क्या होगा, यहाँ अलग अलग होगा, है ना, विद्युत धारा भिन्न होगा, विद्युत धारा भिन्न होता है, विद्युत धारा आपको क्या होगा भाई जी मेरी, ये भिन्न होता है ना, याद रखना है, डिफरेंट होगा। चलिए ये बातें याद रखनी है आपको। आगे देखते हैं, कह रहा है क्या, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, है ना बच्चे। आपको पता है सिरका, सिरका सिरका बोलते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। 6% एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का जलीय विलयन, एसिटिक एसिड का जलीय विलयन को आप सिरका कहते हैं, जलीय विलयन को आप सिरका कहते हैं, एकदम याद रखना बच्चे, जलीय विलयन को आप सिरका कहते हैं, है ना। ध्यान में रखना बच्चे, कितना परसेंट एसिटिक एसिड का जलीय विलयन, 6%। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है ना। टमाटर में कौन सा एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, है ना, ऑक्जेलिक एसिड। बच्चे ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या लिखिएगा, है ना, याद रखना बच्चे, CH2, ठीक है, COOH और CH2COOH, याद रखना बच्चे, है ना, ये ऑक्जेलिक एसिड होगा। अब देखिए संतरा, संतरा में कौन हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया। तो सिंपल है, तो एक का आ गया कौन, तो भाई मेरे एसिटिक अम्ल, एक का सी, एक का सी, एक का सी इसमें है ना, दो का ए, तो दो का ए सही है, हाँ, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। बच्चे किसमें किसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है ना। तो भाई ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किसमें करते हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना, जंग से दाग को हटाने के लिए का प्रयोग, जंग, हाँ बच्चे, जंग, जंग मतलब रस्ट होता है, रस्ट का दाग कपड़े से हटाने के लिए, कपड़े से हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। हमको लगता है कोई मतलब नहीं है इस टेस्ट का, लड़का सब में जिज्ञासा नहीं है तो करके क्या फायदा है।
यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो क्या हो जाता है? देखिए भाई, है ना, दो चीजें हैं, एक ऑक्सीडेशन, लिख लीजिएगा आप लोग सब बच्चे, जो जो आएगा वो पाएगा, जो नहीं आएगा वो नहीं पाएगा, है ना। हम लोग को तो करना है भैया, जितना बच्चा आ रहा है वही तो कम से कम करे। ऑक्सीजन की संख्या अगर बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन की संख्या घटेगी तो ऑक्सीडेशन होगा। इलेक्ट्रॉन अगर, इसको बोलते हैं उपचयन, हिंदी में उपचयन, है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, त्यागेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। चलिए, ऑक्सीजन की संख्या घटेगी तो ठीक है रिडक्शन होगा, आपको हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी तो रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण होगा तो रिडक्शन होगा। अब आते हैं प्रश्न पर, यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसका क्या हो रहा भैया? अपचयन, इसको बोलते हैं रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन। क्लियर हुआ, है ना बच्चे? आपको याद रखना है कि उष्मा या प्रकाश, या उष्मा या प्रकाश, या कहिए ठीक है आपको, है ना, विद्युत के द्वारा पदार्थों को दो या दो से अधिक घटक में अगर तोड़ देते हैं, उष्मा प्रकाश या विद्युत द्वारा पदार्थों को तोड़ना, पदार्थों को तोड़ना, ये प्रक्रिया कहलाता है क्या? इसको कहते हैं आपको अपघटन, है ना, उदासीनीकरण। बच्चे ठीक है, अम्ल, एसिड और बेस को जोड़ दिए तो ये बन गया साल्ट और वाटर, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते, ये ध्यान में रखिएगा, है ना, याद रखना बच्चे। आ रहा समझ में? हम ही को कुछ समझ में नहीं आता। आगे देखते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही ढंग से संचित इंगित करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जब मैग्नीशियम धातु के टुकड़े को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है, देखिए भाई, हमने क्या किया कि कॉपर सल्फेट CuSO4, है ना, ध्यान में रखिए, इसमें Mg लगा दीजिए। भाई साहब दो बातें यहाँ पर, कॉपर सल्फेट को आप क्या कहते हैं? तो CuSO4 इंटू 5H2O को आप कहते हैं ब्लू विट्रियोल। कौन सा विट्रियोल कहेंगे? ब्लू विट्रियोल कहते हैं। नीला कशिश कहा है, बोलते हैं नीला कशिश कहते हैं। और ठीक है बच्चे, इसका उपयोग करते कवकनाशी में, फंगिसाइड्स में किया जाता है, कवकनाशी में इसका उपयोग करते हैं। चलिए अच्छी बात। अब आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम क्या करेगा? ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से, है ना, कॉपर को एक झापड़ मारेगा और कॉपर को अलग कर देगा और ये बना लेगा क्या? मैग्नीशियम सल्फेट, और बन जाएगा क्या? कॉपर, बाहर निकल गया। यानी आपको यहां देखना पड़ेगा कि धातु की क्रियाशीलता श्रेणी, धातु की क्रियाशीलता श्रेणी। बच्चे धातु की क्रियाशीलता श्रेणी की बात अगर करते हैं तो सबसे ऊपर कौन होगा? भाई साहब ये पोटेशियम होता है, के, ना, का, मग, है ना, फिर अल, फिर जन, और क्या फे, और क्या हुआ पब, और एच, उसके बाद कु, उसके बाद हज, उसके बाद अज, औ, है ना, ये सब होता है। चलिए, तो मैग्नीशियम आपको ज्यादा क्रियाशील है किससे? तो भैया मेरे कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। तो यहाँ देखिए, मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, सही है ना। कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है, एकदम सही है ना, क्योंकि ठीक है आपको नया कंपोनेंट बन गया मैग्नीशियम सल्फेट, और ये इप्सम सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट होता है? इप्सम सॉल्ट, क्योंकि इसमें अगर इप्सम सॉल्ट किसको बोलते हैं भाई मेरे? तो मैग्नीशियम सल्फेट और 7 जल के अणु, 7H2 के मिश्रण को आप बोलते हैं क्या? इप्सम सॉल्ट बोलते हैं। इसका कलर उजला होता है, कैसा होता है? उजला। मैग्नीशियम के टुकड़े पर कॉपर धातु का लाल भूरा निक्षेप बनता है, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा जी? 1 2 3 तीनों क्या है? सही है। 1 2 3 तीनों क्या है? सही है। देखिए बच्चे, कौन नंबर है जी? ये नंबर ना, 1 2 3 तीनों क्या है आपका? सही। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अंदाजा मारे हैं क्वेश्चन में, अंदाजा मारे हैं जी? नहीं, अंदाजा नहीं मारना है भाई मेरे। इस तरह के क्वेश्चन में कहीं कुछ लपटा देगा और आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं? आसान प्रश्न है ना। किसको कहते हैं भैया? एटीपी को। क्यों? एटीपी
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ट्राइफॉस्फेट होता है। भाई मेरे, जब आप कहेंगे कि ATP, है ना, ध्यान में रखिएगा, ये क्या होता है कि आपको ADP अब प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप में टूट जाता है ना। आपको इस प्रक्रिया में लगभग 600, ठीक है, 36 किलो जूल प्रति ग्राम ऊर्जा उत्पन्न होता है। ध्यान में रखना बच्चे, ये उत्पन्न होगा। और इसी को एटीपी को आप बोलते हैं संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा, है ना, बैंक में जो करेंसी संचित है, और इसको कहते हैं क्या, उपयोग योग्य ऊर्जा। एडीपी को, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को उपयोग योग्य ऊर्जा, ऊर्जा कहा जाता है। यह भी ध्यान में रखना है कि आपको पायरुविक अम्ल क्या है, तो बच्चे क्रेब साइकिल का पहला कंपोनेंट है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद, ठीक है, जो कंपोनेंट टूटता है ग्लाइकोलाइसिस के बाद, पिछले क्लास में बताए थे, ग्लाइकोलाइसिस के बाद, है ना, बाद का, ठीक है, घटक कौन है, तो पायरुविक एसिड है ना। यही आपको अगर ऑक्सीजन मिल जाता है ना, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा। किसमें प्रवेश करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, है ना, तो याद रखना बच्चे, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये प्रवेश कर गया किसमें, बच्चे मसल्स में, और वहां पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न करेगा। ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लैक्टिक एसिड उत्पन्न करता है। ग्लूकोज को क्या कहते हैं, तो भैया इसको याद रखिएगा, रक्त शर्करा कहा जाता है, रक्त शर्करा, है ना, या इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं, डेक्सट्रोज कहते हैं, और या इसको, ठीक है, डेक्सट्रोज कहेंगे, या इसको त्वरित ऊर्जा प्रदायक कहते हैं, त्वरित ऊर्जा प्रदायक, त्वरित ऊर्जा, फास्ट एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल, त्वरित ऊर्जा प्रदायक पदार्थ कहते हैं, ऊर्जा प्रदायक। या एक चीज और याद रखना है कि ग्लूकोज जो है ना, एल्डो शुगर भी कहलाता है। कौन सा शुगर कहलाता है, एल्डो शुगर भी कहते हैं, है ना। ये सब बराबर पूछता है बच्चे। रक्त शर्करा किसे कहेंगे, तो ग्लूकोज को। बच्चे, ठीक है, आपको डेक्सट्रोज किसको कहेंगे, है ना, डेक्सट्रोज, 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 डेक्स, DEX, डेक्सट्रोज कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्यों में लिंग निर्धारण कुछ निष्कर्ष विकल्पों में दिए गए हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो भैया लिंग का निर्धारण आपको पता है कि स्पर्म में 22 प्लस क्या होता है, तो 22 प्लस X, या आपको 22 प्लस क्या हुआ, Y होता है। और ठीक है, आपको ओभा में आपका क्या होगा, भाई साहब ये होता है हमेशा 22 प्लस X, है ना। तो ये जब आपस में मिल गया तो ये बना डॉटर, क्या बना, डॉटर, और ठीक है, डॉटर बन गया बच्चे। और ये जब आपस में मिला तो क्या बना, आपको बन गया, ठीक है, सन, है ना। तो ध्यान में रखना बच्चे कि ये किस पर निर्भर करेगा, स्पर्म की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा, स्पर्म कैसा है आपको, यानी ठीक है, पुरुष पर, किस पर डिपेंड करेगा, पुरुष, है ना। याद रखना है कि स्पर्म का प्रोडक्शन कहां पर होता है, टेस्टस में होता है, ठीक है, वृषण में होता है, यानी आपको शुक्राणु का निर्माण कहां पर होगा, वृषण में होगा। और वृषण, ठीक है, किसमें होता है, तो पुरुष में होता है। तो सभी बच्चों में X गुणसूत्र उनकी मां से वंशागत होते हैं। भैया गलत बात है, एक अगर अगर बोलेंगे पुरुष बोलेंगे या बोलेंगे सन बोलेंगे, पुत्र बोलेंगे, तो उसमें X गुणसूत्र भले माता से आता है, लेकिन बेटी में क्या होगा, माता और पिता दोनों से X गुणसूत्र आता है, तो गड़बड़ हो गई, है ना। अब देखिए, महिला संतति का लिंग निर्धारण, महिला संतति का लिंग को निर्धारित करेगी, गलत है ना, हो गलत है, पुरुष करता है ना। फिर देखिए, पुरुष संतति का लिंग निर्धारण करेगी, पुरुष संतति का लिंग, ये सही है, करेगा, है ना। और बच्चे के लड़का या लड़की होने की संभावना 50% है, सही बात है ना। क्यों 50% है, क्यों 50% है, क्योंकि शुक्राणु या तो 22 प्लस X होगा, या शुक्राणु क्या होगा, 22 प्लस Y होगा, है ना। तो जरूरी नहीं है कि 22 प्लस X या 22 प्लस Y। तो हमको ये भी गड़बड़ लग रहा है बच्चे, है ना। महिला संतति का लिंग निर्धारित करेगी, ये तो गड़बड़ है ना, गलत है। तो क्वेश्चन आ, ठीक है, सभी बच्चों में X गुणसूत्र, रुको ना रे बाबा, कहा हड़बड़ा कह रहा है ना। फिर से सुनिए, बच्चे के लड़का या लड़की होने की संभावना, देखिए सभी बच्चों में X गुणसूत्र, एक X गुणसूत्र तो पक्का मम्मी से आता है, उसको किससे आता है जी, मम्मा से आता है। X गुणसूत्र तो एक बच्चा में, कोई भी बच्चा हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो कहां से आता है। लेकिन ये अगर रहता कि सभी बच्चों में X गुणसूत्र केवल मां से आती है, तब ये गड़बड़ होता है। लेकिन यहाँ केवल नहीं बोल रहा है बच्चे, इसीलिए क्या है, सही है ना।
ध्यान में रखिएगा। तो आंसर गलत गलत कौन हो गया? कौन हो गया? डी हो गया। कौन हो गया? रुकिए, पुरुष संतति का लिंग निर्धारित करेगी, सही बात है ना। रुकिए, हमको देखने दीजिए, हमको क्वेश्चन को। क्या यार, कहाँ भाग जाता है? फिर से देखने दीजिए, है ना। सभी बच्चों में एक्स गुणसूत्र की मां से वंशागत होती है, सही बात है ना। मां से वंशागत केवल रहता तो गड़बड़ होता। महिला संतति लिंग निर्धारित, ये गलती गलत है, तो गलत पूछ रहा है, तो ये सही है। पुरुष संतति का को लिंग निर्धारित करेगा, पुरुष संतति का लिंग निर्धारित करेगा, ये सही है ना। बच्चे के लड़का या लड़की होने की संभावना, ये भी सही है ना। तो भाई मेरे गलत पूछ रहा है, तो बी नंबर मारिए, है ना। गलत होने के लिए दोनों हो सकता था, केवल यहाँ पर क्या लिखा रहता? केवल। आगे बढ़ते, 25 आसान क्वेश्चन है बच्चे, है ना, लेकिन फंसाने वाला भी है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? तो भैया पॉजिटिव होता है, प्लस एफ। अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? माइनस एफ होता है, ध्यान में रखना है। और बच्चे यहाँ देखिए क्या हुआ, अवतल लेंस का बात कर रहे हैं, तो P बराबर क्या होगा? तो 100 बटा क्या? एफ, माइनस एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस एफ। तो देख लीजिए 100 बटा क्या, माइनस एफ का वैल्यू है -25, काट दीजिए -4D आ जाएगा। देखिए कहां पर है ना, पक्का ना। ये ध्यान में रखना है, बस इतना को ही ध्यान में रखना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस का। चलिए, अगर दोनों सटा हुआ रहता है तब क्या होता है? तो P बराबर होता है P1 प्लस क्या? P2। अगर दोनों एक दूसरे से, है ना, D दूरी पर रहता तब क्या होता है? तो भाई मेरे D दूरी पर आता तो P बराबर P1 प्लस क्या? P2 माइनस क्या? D P1 P2, ये होता। आगे देखते हैं, निम्न से कौन सा गुणधर्म कार्बन द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है ना। तो बच्चे धात्विक गुण, कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु, है ना। कार्बन 14वें वर्ग का तत्व है, 14वें वर्ग का तत्व है। कार्बन जो है ना, आपको याद रखिएगा 1s2 2s2 और क्या है? 2p2 है बच्चे, है ना। यानी इसकी वैलेंसी, ठीक है, 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी होती है ना, 4 वैलेंसी है। इसमें कार्बन में क्या होगा? कार्बन में कैटिनेशन गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? कैटिनेशन, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कैटिनेशन यानी श्रृंखलन गुण पाया जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, श्रृंखलन गुण पाया जाता है, श्रृंखलन गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का मतलब क्या हुआ भाई मेरे? श्रृंखलन का मतलब हुआ कि कार्बन जो है अपने कार्बन से लंबा चेन, है ना, अपने कार्बन परमाणु के साथ में, ठीक है, ब्रांच चेन, कार्बन जो है अपने कार्बन परमाणु के साथ में क्लोज चेन का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या भाई मेरे? ठीक है, इसको बोलते हैं कैटिनेशन, श्रृंखलन गुण कहा जाता है। और कार्बन में सहसंयोजक बंधन होता है। कार्बन अपरूपता प्रदर्शित करता है, क्योंकि कार्बन का अपरूप आपको पिछले क्लास में बताए थे, हीरा है, ग्रेफाइट, ये सब है कार्बन का अपरूप, है ना, फ्लोरीन है, ये सब कार्बन के अपरूप होते हैं। तो धात्विक गुण कार्बन में नहीं होगा, क्योंकि कार्बन जो है ना अधातु है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्या बोले बेटा? हाँ, कोवैलेंसी को, इसीलिए तो कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। वैलेंसी कितनी है? 4। क्या नहीं होगा भाई? चचा, ठीक है, चचा कहो या कहिए, इसलिए चचा कहेंगे क्योंकि यहाँ का टीचर सब जो है ना, वो सब अंट संट बच्चा को बता देता है। देखिए केवल 7 उपधातु है, 7 उपधातु। कितना उपधातु? 7 उपधातु। बोरोन, सिलिकॉन, जर्बेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलेरियम। इसके अलावा किसी को भी उपधातु आप नहीं कहिए। कितना उपधातु? 7। अब अपने मन से बना लीजिए, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, हम तो बताते हैं कि 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, उसको अधातु कहते हैं, कभी भी नहीं बोलते उपधातु कहते हैं, है ना। अपने मन से बोल दीजिए उपधातु कहते हैं, कुछ। बोरोन क्या है? उपधातु है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन में क्या है? 3 ही इलेक्ट्रॉन है, कैसे उपधातु बोल देंगे? अपने मन से परिभाषा बना दीजिए, तो कोई बात नहीं। तो बच्चा क्लास में लोग पढ़ाता था 9th में 10th में, नहीं समझ में आ रहा, अरे 1 2 3 हलो तो धातु, 4 हलो तो उपधातु, 5 6 7 8 हलो तो वो क्या होता है? अक्रिय बोलते हैं, अधातु हलो, है ना। बचपन में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी कहाँ पढ़ रहे हैं? बड़ा क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना, जहाँ आपको एक एक नंबर के लिए लड़ाई होता है। आगे देखते हैं, इनमें प्रवाहित धारा तुल्य प्रतिरोध क्रम से दर्शाता है। मान लें कि परिपथ में 6 वोल्ट का बैट, तो कौन सा विकल्प दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा और तुल्य प्रतिरोध को क्रमशः दर्शाता है ना। पते नहीं है, परिपथ को गायब कर दिया है। चलिए हम दे देते हैं परिपथ। मान लीजिए 2 ओम है,
4 ओम है, 6 वोल्ट की बैटरी। कैसे निकालेगा? नहीं पता है हमको कि आंसर क्या होगा नहीं होगा, ये भी हमको नहीं पता है ना, हमको ये भी पता नहीं है कि क्या होगा नहीं, है ना। हम आंसर बना देंगे इसमें, लेकिन वोल्ट पता है 6 वोल्ट। तो 2 और 4 है, तो दोनों श्रेणीबद्ध क्रम तो श्रृंखला में है। किसमें है जी? श्रृंखला। कौन श्रृंखला? समांतर से, समांतर में, समांतर क्रम में दोनों जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए 1/r। बहुत अच्छा प्रश्न बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे। 1/2 प्लस क्या 1/4। अगर 2 है तो सीधे सीधे हम निकाल देते, 2 गुना 4, ये आर इक्विवेलेंट 2 गुना 4 बटा क्या 2 प्लस 4। और अच्छा कर लीजिए, कट कूट जाए, आसानी से निकल जाए। इसको 6 मान लेते हैं, 6 दूनी 12, नहीं चलिए रहने दीजिए। तो 4 दूनी 8 बटा कितना 6, ये ओम हो गया समतुल्य प्रतिरोध। कोई दिक्कत? हमको निकालना है इसमें धारा I1, इसमें धारा निकालना I2। ध्यान देना बाबू, बहुत पूछता है क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं। कैसे निकालिएगा? पहले तो I बराबर क्या हुआ, V बटा R निकाल लीजिए सीधा सीधी। I बराबर क्या V बटा R, तो V अब बटा R, R इक्विवेलेंट। चलिए निकालिए, V का मान है 6 और I का मान कितना है जी, R का मान हो गया 8 बटा 6, तो 6 ऊपर कर दीजिए, यानी 36 बटा क्या हुआ 8 एम्पियर। अब निकालना I1, यहीं पर लोचा है। जितना धारा है वो तो रख दीजिए, I जो निकाले हैं, गुना क्या करना पड़ेगा, है ना। जिसका प्रतिरोध, जिसमें निकालना उसका प्रतिरोध नहीं लेंगे, बाद वाले का प्रतिरोध लेंगे 4। अब बटे कुल प्रतिरोध 4 दू कितना 6, है ना। अब कीजिए बच्चा मेरे, ठीक है। आपको ऊपर वाले में धारा कितना है, तो 36 बटे कितना है 8, गुना क्या 4 बटे 6, काटिए 4 दूनी 8, है ना, 6 के 36, द्वितीय 6, कितना एम्पियर धारा हो गया, इसमें 3 एम्पियर धारा हो गया। क्लियर हुआ? पक्का ना? अब इसमें निकालना, जिसमें निकालना है, हमने क्या कहा आपको, इसमें I2 निकालना है, बराबर क्या I करिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जो नीचे I निकाले, गुना क्या, जिसका निकालना उसका नहीं लेंगे, क्या किसका लेंगे, ऊपर वाले का, तो 2। अब बटा कितना 4 दू 6, चल बेटा I का वैल्यू कितना है 36 बटा 8, गुना कितना 2 बटे 6, काटिए 6 के 36, है ना, 2 चौके 8 और ठीक है 1.5 एम्पियर। क्लियर हुआ? निकालने का तरीका पता चला? इसको खींच लीजिए फोटो और 1-2 बार देखिएगा घर में। 3 को मैं नहीं, इस तरह से नहीं यूज करेंगे, तो हम I इक्विवेलेंट करके निकालेंगे, है ना। 3 को पूछेगा तो तू थोड़े रहेगा हाथी में, तू ITN हो जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज वाला परीक्षा में पूछेगा, नहीं पूछता है बाबा। 3 वाला पूछेगा तो कौन सी हो जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रैक्टिस करेगा, कहा है तब क्या बोलते दरोगा बनेगा। हम पहला बार थोड़ी पढ़ा है रे, पहला बार नहीं पढ़ा है, मतलब पता है कि कौन सी पूछेगा कौन सी नहीं पूछेगा, उतने बताएंगे जितना पूछेगा। चल आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार बेरिलियम के गुणधर्म डैश के समान है। न्यूलैंड का अष्टक नियम याद रखना बच्चे, किसका अष्टक नियम, न्यूलैंड ने क्या कहा, तो भाई साहब न्यूलैंड ने कहा कि देखिए, है ना, हम 8 तत्वों का एक चेन बनाते हैं, किसका बनाते हैं 8, लिथियम, है ना, बेरिलियम, है ना, बोरोन, कार्बन, है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उस समय में अक्रिय गैस की खोज नहीं होती। देखिए बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 अक्रिय गैस आर्गन का, अक्रिय गैस नियोन का खोज नहीं हुआ था, है ना। तो नियोन को छोड़ दीजिए, सीधे सीधे है सोडियम, उसके बाद क्या आएंगे जी, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद क्या जी एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद किसका सिलिकॉन, फास्फोरस, है ना, उसके बाद क्या, तो फास्फोरस के बाद सल्फर, उसके बाद क्या क्लोरीन। फिर आर्गन का खोज नहीं हुआ था, सीधे आ जाए पोटेशियम और कैल्शियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम कहां तक पालन होता है, केवल कैल्शियम तक, केवल क्या कैल्शियम। अब भैया आपको कह रहा है कि बेरिलियम का गुण किसके समान है, क्वेश्चन है बेरिलियम के गुणधर्म किसके समान है, तो बेरिलियम का गुणधर्म किसके समान है, मैग्नीशियम या कैल्शियम के समान है ना, मैग्नीशियम या कैल्शियम के समान है, तो मैग्नीशियम के समान।
सोच रहा होगा, टपरा मार रहा होगा, कैसे बनेगा कैसे बनेगा कैसे बनेगा, है ना? क्या बोले? हाँ कोई बात नहीं। और जो जिसको बन गया तो उसको और अच्छी बात है ना, और क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि कैसे बना। आगे देखते हैं। औषधीय पौधे अर्जुन का उपयोग किसके रूप में किया जाता है बच्चे? ठीक है, आपको मधुमेह और उच्च रक्तचाप, मधुमेह और उच्च रक्तचाप में इसका किया जाता है। अर्जुन के पौधे का छाल निकाला जाता है, उस छाल छाल का उपयोग, ठीक है, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के इलाज में किया जाता है। बच्चे उच्च रक्तचाप अगर बोलेगा तो बीपी का मान क्या हो गया? बढ़ गया। और बीपी के मान का बढ़ने का मुख्य कारण क्या है भैया? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना इसका मुख्य कारण होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्षण चुंबक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिए बच्चे, ये क्षण चुंबक है। कौन सा चुंबक है? क्षण चुंबक। ये देखिए नॉर्थ है और ये साउथ है। ध्यान देना बच्चा लोग, ध्यान देना है, कभी भूलेगा नहीं। यदि ध्यान दे दिया यहाँ पर तो हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं कहां से शुरू होगा? तो भाई नॉर्थ से शुरू होगा, नॉर्थ से शुरू होगा, चुंबक के बाहर। किसके बाहर? किधर से शुरू हुआ? किधर की ओर जाएगा? और चुंबक के अंदर किधर से किधर जाएगा? साउथ से नॉर्थ की ओर, है ना? तो यह एक बंद लूप होता है। कौन सा लूप होता है? बंद लूप। देखिए बंद हो गया, है ना? अब देखिए चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किधर से किधर? नॉर्थ से साउथ की ओर। लेकिन चुंबक के अंदर हाँ एन से, तो बोलते हैं एस से एन की ओर होगा, एस से। ये कैसा लूप होता है? बंद लूप होता है। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जहां चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के काफी निकट होगा वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, जहां दूर दूर होगा वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? निर्बल। अब क्वेश्चन पाइए, है ना? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास बनाती है, सही है जी? सही। चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रतिच्छेद नहीं करती, सही है जी? सही। तो ये चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव, गलत है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव। हमको देखना पड़ेगा कि बाहर है कि अंदर है ना? ध्यान में रखिएगा, है ना? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव गलत बात है भैया, है ना? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा? एक और दो। देखिए कहां पर है एक और दो, एक और दो, डी नंबर, है ना? इन है कि ठीक है, क्वेश्चन जो है ना इजी है बाबू, 4 बार सोचेगा कैसे बनेगा बाबा। तो देखिए अगर कंसेप्ट पता है तो नहीं दिक्कत होगा, बनेगा। नीचे उल्लिखित सभी विधियां एचआईवी, बच्चे एचआईवी के बारे में पहले जान लेते हैं। एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, और याद रखिएगा इसकी यह रेट्रो वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस बोल रहे हैं? रेट्रो वायरस के कारण होता है। बच्चे जैसे एड्स आए याद रखना है कि यह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस है भाई मेरे। इसका जो टेस्ट होता है वायरस है ना, इसका जो टेस्ट होता है, टेस्ट 3-4 टो टेस्ट है। पहला टेस्ट का नाम है ना बच्चे CD4 टेस्ट, CD4 टेस्ट। दूसरा टेस्ट का नाम है एलिजा, क्या नाम है? एलिजा टेस्ट है। तीसरा टेस्ट का नाम है क्या? तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, है ना? तो ये 3 टेस्ट आपको याद रखनी है। एचआईवी का जो दवा होता है जिबोड्यूडीन है बच्चे, जिबोड्यूडीन याद रखिएगा, आजकल सबसे ज्यादा फेमस दवा है जिबोड्यूडीन, है ना? अब आते हैं प्रश्न पर। कहा कि एचआईवी संक्रमण को प्रभावी रूप से रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां है, निम्न में से कौन सा विधि पूछ रहा है कि कैसे रोक सकते हैं? रोग मुक्त इंजेक्शनों का उपयोग, सही बात है, रोग मुक्त, ठीक है, रोगाणु युक्त मुक्त इंजेक्शन सुइयों का उपयोग करेंगे, सही है बच्चे। रक्त आधान की सुरक्षित विधि करेंगे, ये भी सही है ना? और आपको सुरक्षित और रक्षित सेक्स करेंगे, ये भी सही है। उपलब्ध टीकों का उपयोग, है ना, उपलब्ध टीकों का उपयोग, है ना, ये भी सही है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो अभी तक प्रयोग नहीं की जाती है ना, तो टीका है जी? मार्केट में कोई टीका नहीं है, केवल हम क्या बोले कि दवाई है, मेडिसिन है ना, औषधि है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, है ना, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, कोई टीका नहीं है भैया। लेकिन अभी यूएसए दावा कर रहा है कि हम बना लिए एचआईवी का टीका, लेकिन अब रिसर्च है, ठीक है। रसिया कैंसर का आई बोल रहा है, एड्स का हम बना लिए, बोलने दे जिकरा जे बोलना है। आवर्सायन में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, बच्चे सर्वाधिक आईपी किसका, आयनाइजेशन विभव किसका होता है? तो भैया हीलियम का होता है ना? और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसका होता है? तो भैया
फ्लोरीन का होता है। सर्वाधिक विद्युत बंधुता किसका होता है? भैया क्लोरीन का होता है। सर्वाधिक, ठीक है, आपको विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम है। कौन है? सीजियम होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे, तो धनात्मक तत्व क्या होगा? तत्व है आपका सीजियम, सीजियम होता है। तो ये चार चीज आपको याद रखना है। सीजियम बोल रहे बच्चे, सीजियम, सीजियम, है ना। यहाँ देखिए क्या होगा आंसर इसका, कह रहा है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। बच्चे सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है? भैया 3.9 के आसपास होता है। और उसके बाद कौन होता है? तो क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन होता है ना। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होगा? फ्लोरीन। किसने फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्ञात की थी? तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्ञात किया था पॉलिंग ने बच्चे, पॉलिंग ने ज्ञात किया था, है ना। पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्ञात की थी। आगे देखते हैं। एक प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरते उस पर आपतित होती है। वक्रता केंद्र से बच्चे, कहीं भी कोई भी दर्पण पर अगर वक्रता केंद्र से अगर प्रकाश की किरण गुजरेगी और आपतित होगी तो उसी रेखा से क्या होगा? वापस भी जाएगी, है ना बच्चे। सेम प्रकाश की किरण उसी रेखा से वापस जाएगी। बच्चे ध्यान में रखना है, एक प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरते उस पर आपतित होती है, या किस कोण पर परावर्तित होगी? कौन कुछ बना रहा है जी? 180 डिग्री नहीं, कितना डिग्री? 0 डिग्री। सेंटर, कौन सेंटर? सेंटर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है। दर्पण के सेंटर से, देखिए दर्पण का सेंटर होबे नहीं करता, है ना। अगर ऐसा बोलेगा ना तो सेंटर बोलेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मानेगा, है ना। अगर सेंटर बोलेगा तो ये देखिए, है ना, कहेगा ना जी कि कोई प्रकाश की किरण सेंटर से गुजरता है, गुजरेगा उधर जी, गुजार दीजिए ना। उधर अपवर्त परावर्तन होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? ऐसे परावर्तित होगा, जितना कोण यहाँ होगा उतना ही कोण आर होगा, है ना। एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा? एंगल आर के हो जाएगा। उधर थोड़े जाएगा, अवतल दर्पण है। हाँ? उत्तल दर्पण रहता तो उधर आभासी बढ़ाते हो, वास्तविक रूप से तो वो वापस नहीं लौटेगा। आगे देखते हैं। रिसाइकलिंग उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा को कम करने की सर्वोत्तम विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा रिसाइकलिंग का लाभ नहीं है बच्चे, है ना। देखिए रिसाइकलिंग में 3R होता है। क्या होता है? 3R, है ना। क्या करते हैं भैया? एक आर आर आर, पहले तो रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज, है ना। चलिए ये 3 साइकिल होता है। रिसाइकलिंग क्या होगा? यह आर्थिक रूप से लाभप्रद है क्योंकि यह रोजगार उत्पन्न करता है, मान सकते हैं। यह प्रदूषण को रोकता है, ये भी मान सकते हैं। यह महंगा है, ठीक है, इससे ऊर्जा का उपयोग होता है। यह लैंड फिलिंग में भेजे जाने वाले अपशिष्ट को कम करता है, ये भी सही है, ये गलत है। यह महंगा नहीं है भैया, है ना, मुफ्त में मिल गया माल, चुन चुन करके ले आया कौन जी? चुनने वाला सब। क्या हुआ? हाँ? चुनने वाला का बिजनेस है, गजब का बिजनेस है। आगे देखते हैं। किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है ना। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या हो, है ना। तो देखिए बच्चे 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/, है ना। ये दर्पण सूत्र है बच्चे, है ना। तो आपको पता है उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में u हमेशा क्या होगा? निगेटिव, v हमेशा क्या होगा भाई? पॉजिटिव होता है, और f ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। ध्यान में रखिए, ये कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा आपको। एफ हमेशा पॉजिटिव, भी क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए हमको क्या निकालना है? फोकस दूरी। तो 1/f बराबर क्या हुआ? 1/v और प्लस 1/u है बच्चे, निकाल लीजिए। 1/v, v का मान कितना? तो भैया ठीक है, आपको प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर बनता है ना, माइनस आपको क्या हो जाएगा? 1/12, 1/24, है ना। 24 12 कैल्सियम 24 हो गया, और 12 दूनी 24, 2 माइनस क्या 1 कर लीजिए, 1 कितना? 24। 1/f बराबर f का मान कितना हुआ? 24 सेंटीमीटर, माइनस होगा जी। हाँ ये ध्यान में रखना है, ये नहीं कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के चक्कर में नहीं पड़ना है बाप, पहले ही चक्कर में पड़ गए। एफ पॉजिटिव होता है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। एक ध्रान सूचक बोल रहा है, ऑल्फैक्टरी,
ठीक है, इंडिकेटर्स घ्राण सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तीन ही सुगंध के आधार पर अम्ल और क्षारक को पता करने के लिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होता है। पहला कौन इंडिकेटर्स होता है ना बच्चे, पहला हो गया, ध्यान में रखिएगा, है ना, आपको पहला होता है प्याज, है ना, उसके बाद होता है लौंग, और उसके बाद क्या होता है वैनिला, वैनिला, ध्यान में रखना बच्चे, ये तीन मुख्य सूचक होता है ना। हाँ, प्याज, लौंग का तेल, और क्या हुआ वनीला। अब देखिए एसिडिक में और बेसिक में, एसिडिक में सुगंध होगा, सुगंध सब में होगा, सुगंध 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 सुगंध, इसमें सुगंध नहीं होगा, बेसिक में सुगंध नहीं होगा, बेस में क्या होगा सुगंध नहीं होगा। यही तीन मात्र घ्राण सूचक है। घ्राण सूचक मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ऐसा कोई कैंडिडेट है जो देख नहीं सकता है कि लाल हुआ, लाल पीला नीला हरा नहीं देख पाया, किसमें, तो बच्चे ठीक है आपको देखने वाले सूचक में, है ना, प्राकृतिक सूचक में, जैसे लिटमस पेपर में अम्ल लाल को नीला कर रहा है या नीला को लाल कर रहा है, ये देख नहीं पाता है, उसके लिए क्या होता है सुगंध वाला सूचक होता है, जिसको क्या बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। अब आइए क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीचे सही उत्तर का कथन, एक घ्राण सूचक वह सामग्री होती है जिसकी गंध इस बात पर निर्भर करता है कि इसे अम्लीय या क्षारीय विलयन में किसके साथ मिश्रित किया गया है ना। तो अगर अम्ल में है तो क्या होगा, अम्ल में है तो गंध होगा, सुगंध होगा, लेकिन क्षार में है तो सुगंध नहीं होगा, है ना। तो ये पहला सही है बच्चे, किसमें मिश्रित, प्याज, लौंग का तेल और वनीला आदि कुछ घ्राण सूचकों के उदाहरण है, ये भी सही है ना। तो दोनों कथन सत्य है। बहुत लाजवाब प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। एक अविभाजित कोशिकाओं में डीएनए डैश के भाग के रूप में रहता है। अविभाजित कोशिकाओं में बच्चे, अविभाजित इन नॉन डिवाइडिंग सेल डीएनए इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ, कोई डिवाइड नहीं हो रहा भाई में, है ना। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्रोमेटिड्स के रूप में रहता है, क्रोमेटिड्स। जैसे विभाजन शुरू होगा तो ये गुणसूत्र बन जाएगा, क्या बन जाएगा, गुणसूत्र बन जाएगा, है ना, विभाजन, है ना। तो याद रखना बच्चे, क्रोमेटिड पदार्थ के रूप में रहता है। जीन क्या होता है, तो जीन कोडोन है, याद रखना है, यह कोडोन होता है, यह कोडोन होता है, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाने का काम करता है। क्रोमोजोम क्या होता है, तो व्हीकल होता है जिस पर जीन स्थित रहता है। ऐसा वाहन है, यह ऐसा वाहन है, ठीक है, वाहन है जिसमें डीएनए होता है, जिसमें डीएनए होता है ना बच्चे। हम ऐसे भी बोलते हैं आपको, है ना, वाहन कौन हो गया, क्रोमोजोम, है ना, यात्री कौन हो गया, डीएनए, और यात्री के जेब में पैसा कौन हो गया, जीन, है ना। ध्यान में रखिएगा, बेस कौन हो गया, क्रोमोजोम, है ना, आपको उसके ऊपर कौन हो गया, डीएनए, और डीएनए में कौन होगा, है ना। तो जीन बोलेगा डीएनए किसका बना होगा, जीन का, हाँ, और डीएनए से कौन बनेगा, क्रोमोजोम बनेगा। क्रोमोजोम में 3-4 चीज होता है जी, कौन कौन होगा, तो हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, है ना, फिर क्या होगा आपको आरएनए और डीएनए, इतना चीज होता है क्रोमोजोम, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते, मनुष्यों में श्वसन तंत्र के भाग को दर्शाता है भैया। श्वसन तंत्र में सबसे पहले आएगा ट्रैकिया, कौन आता है, ट्रैकिया, देखिए ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है बच्चे, और ये इसमें क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्किल्स होता है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, तो भाई मेरे कंसेंट्रिक सर्किल्स होता है, और ठीक है ये होता है कार्टिलेजेस का बना हुआ, सी आकार का कार्टिलेजेस होता है, ये ट्रैकिया है बच्चे, कार्टिलेजेस, ये ट्रैकिया है। और ट्रैकिया जैसे ही अंदर प्रवेश करेगा, ये देखिए ये टूट जाएगा ब्रोंची में, किसमें टूटेगा, ब्रोंची में, और आगे बढ़ेगा तो ये टूट गया ब्रोंचियोल्स में, ब्रोंचियोल्स में, और उससे आगे बढ़ेगा तो ये टूट जाता है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एल्वियोली, क्या बोलते हैं, एल्वियोली कहा जाता है। तो श्वसन तंत्र के भाग में कौन कौन आएगा, पहला आएगा ट्रैकिया, दूसरा कौन आएगा ब्रोंची, तीसरा कौन हो गया ब्रोंचियोल्स, चौथा कौन हो गया एल्वियोली, है ना। ध्यान दीजिए बच्चे कहां पर है, तो भाई ठीक है, श्वसनी, श्वसनिकाएं इंग्लिश में पढ़िए, ब्रोंची, ब्रोंचियस, ब्रोंचस, ब्रोंचियोल्स, है ना, ब्रोंचियोल्स, एल्वियोली, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी तो सही है ना। आपको श्वसनिका ब्रोंचियोल्स और ब्रोंचस, है ना, नहीं बच्चे, पहले ब्रोंची तब ब्रोंचियोल्स, है ना। तो ब्रोंचियोल्स के बाद तुरंत एल्वियोली आना चाहिए, ब्रोंचियोल्स के बाद तुरंत एल्वियोली किसमें है, इसमें है,
इसमें तो नहीं है ब्रोंचस ब्रोंची, तो क्या करा मनुष्य में श्वसन तंत्र के भाग को दर्शाता है, ए पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी इन सिस्टम इन ह्यूमंस, है ना। हमको लगता है इसमें चित्र होगा जी, है ना, इसमें क्या होगा, चित्र होगा, चित्र होगा, चित्र होगा। ये इसका इसका इसको कहेगा क्या, ए नंबर, है ना, इसको कहेगा बी नंबर, है ना बच्चे, चित्र छोड़ दिया। तो ए नंबर क्या हुआ, ब्रोंची, और बी नंबर कौन हो गया, ब्रोंचियोल्स। तो आंसर होगा ब्रोंचस या ब्रोंचियोल्स, ये आ गया सी नंबर। फिगर बना लीजिएगा बगल में, है ना, फिगर होगा इस क्वेश्चन में। और आपको पता चल गया ना श्वसन तंत्र का भाग कितना हो गया, कितना भाग बताए, 4 भाग, कौन कौन, ट्रैकिया, हाँ ब्रोंची और ब्रोंचियोल्स और ठीक है एल्वियोली। एल्वियोली ही गैस को क्या करेगा, क्या बोलते हैं, ब्लड में आरबीसी में घोलने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तांबे के कौन से गुणधर्म विद्युत के संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं, तो कॉपर है बच्ची, कॉपर की परमाणु संख्या 29 है ना, कॉपर का प्रतिरोध बहुत कम है, कॉपर का गलनांक आपको उच्च है ना, कॉपर जो है ना, इसका याद रखे बच्चे, ठीक है, ये क्या होगा, तो ये आपको प्रतिरोधकता, जैसे प्रतिरोध उच्च हो गया, प्रतिरोधकता क्या हो गया, प्रतिरोध कम हो गया, प्रतिरोधकता क्या हो गया, उच्च हो जाएगा, है ना। तो भाई मेरे, तो आदर तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं, है ना, तो निम्न गलनांक, तो गड़बड़ है, निम्न गलनांक नहीं उच्च गलनांक होता है इसका, उच्च प्रतिरोधकता, है ना, गड़बड़ है, उच्च प्रतिरोधकता, है ना, उच्च प्रतिरोधकता नहीं होना चाहिए बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि प्रतिरोध इसका कम होना चाहिए, और प्रतिरोध जो है ना बच्चे, आपको यहाँ देखिए आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए, तो जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसका प्रतिरोधकता भी क्या होगा, अधिक होगा, और जिसका प्रतिरोध अधिक होगा प्रतिरोधकता भी अधिक होगा, लेकिन चालकता कम होगा, चालकता क्या होगा, कम होना चाहिए, चालकता क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। हेलो, हाँ हाँ, छोड़ दीजिए, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, हम क्लास ले रहे हैं, उसके बाद आएंगे। ये ध्यान में रखिए बच्चे, क्लियर हुआ भाई, क्या जी उच्च प्रतिरोधकता होगा, गड़बड़ हो गया, है ना, ध्यान में रखिएगा, जिसका उच्च प्रतिरोधकता होगा उसका चालकता कम होना चाहिए, ठीक है, प्रतिरोध हम बताए, प्रतिरोध समानुपाती क्या है, प्रतिरोधकता की, है ना, ठीक है, और बच्चे निम्न प्रतिरोध, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल, ठीक है, निम्न प्रतिरोध, केवल निम्न प्रतिरोध होगा, क्लियर हुआ, देखिए, है ना, इसीलिए किसी को काटने से पहले देखना पड़ता है कि काहे काट दिए। आगे देखिए, बड़े पौधे और बड़े पौधों और पेड़ के कठोर तनों में उत्पन्न होने वाले गैसीय अपशिष्ट उत्पाद, बच्चे ठीक है, आपको पौधों में गैसीय अपशिष्ट उत्पाद बाहर निकलने के दो ही अथी होते हैं, जरिया होता है, पहला क्या हुआ, पहला हो गया आपको रंध्र, किसके द्वारा गैसीय उत्पाद बाहर निकलेगा, रंध्र के द्वारा, है ना, ठीक है, रंध्र के द्वारा, रंध्र मतलब स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकलेगा, और भाई मेरे बड़े पौधे और पेड़ों के कठोर तनों में उत्पन्न होने वाले गैसीय अपशिष्ट, ठीक है, गैसीय अपशिष्ट रंध्र द्वारा, और बच्चे आपको गैसीय उत्पाद याद रखना है, देखिए अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार का, तो बच्चे गैसीय गैसीय अपशिष्ट, गैसीय अपशिष्ट को कौन बाहर निकालेगा, गैसीय अपशिष्ट को बाहर निकालने का काम करेगा रंध्र, है ना, आपको जलीय 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 अपशिष्ट को, जलीय अपशिष्ट को कौन बाहर निकालेगा, तो जलीय अपशिष्ट को निकालेगा रंध्र, और कौन, रंध्र निकालेगा, और निकालेगा बच्चे, ठीक है, हाइडाथॉट्स, हाइडाथॉट्स, है ना, और आपको ठोस अपशिष्ट को कौन बाहर निकालेगा, ठोस अपशिष्ट को कौन एकत्रित करके रखेगा, तो ठोस अपशिष्ट को एकत्रित करके रखता है, ठीक है, रिक्तिका, वैक्यूल्स, क्लियर हो गया बच्चे, गैसीय अपशिष्ट को कौन बाहर निकालेगा, रंध्र, है ना, स्टोमाटा, है ना, आपको जलीय अपशिष्ट को कौन बाहर निकालेगा, रंध्र या हाइडाथॉट्स, बच्चे इसी के द्वारा ग्यूटेशन होता है, बिंदु स्राव इसको बोलते हैं, और ठोस अपशिष्ट को निकालने का काम कौन करेगा, तो रिक्तिका, बच्चे वातारंध्र के माध्यम से, है ना, रंध्रों के माध्यम से, थ्रू स्टोमाटा गैसीय उत्पाद केवल हम क्या बताए, ठीक है, रंध्रों के माध्यम से होगा।
क्लियर हुआ ना? चलिए आगे देखते हैं। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया धातु, बच्चे आपको बताएं हम पिछले क्लास में कि धातु जैसे ही अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण और हाइड्रोजन गैस, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। देखिए कहां पर है हाइड्रोजन गैस, है हो। चलिए आगे बढ़ते। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाता है? तो भैया आपको पता है कि रेटिना जो है ना, रेटिना जो है ये पर्दे की भांति काम करता है, पर्दे के जैसा व्यवहार है ना, और इस पर जैसा व्यवहार करेगा और इस पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा है ना, उल्टा है ना, वास्तविक छोटा, उल्टा वास्तविक, और कैसा बनेगा? छोटा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना। बच्चे आयरिस क्या करता है? तो आपको प्रकाश का मात्रात्मक नियंत्रण करता है। आपको आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का मात्रात्मक नियंत्रण आयरिस करता है। नेत्र का रंग भी इसी पर निर्भर करता है। कॉर्निया नेत्रदान में इसी का दान करते हैं, नेत्रदान में दान। और बच्चे पिपुल तेज प्रकाश में सिकुड़ जाता है, कम प्रकाश में फैल जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो भाई मेरे 5 पादप हार्मोन, फाइटो हार्मोन 5 ठो, कौन कौन जल्दी बताइए। ठीक है, ऑक्सिन बताए हैं ये क्वेश्चन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स, और ठीक है एक और हो गया है ना, इथिलीन, और आपको हो गया ठीक है इथिलीन हो गया, और क्या पता है एब्सिसिक एसिड। यहाँ देखिए थायरोक्सिन मानव से निर्मित हार्मोन है, और बच्चे थायरोक्सिन जो है ये क्या करता है? थायराइड ग्लैंड से बाहर निकलता है, तो साइटोकाइनिन इसका आंसर होगा। एस्ट्रोजन ठीक है आपको फीमेल सेक्स हार्मोन है, और इंसुलिन ठीक है रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है ना। चलो बेटा आगे देखते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए क्या है? NaCO3। बच्चे ये किसका सूत्र है? तो इसमें अगर 10H2O मिला देंगे तो ये बन जाएगा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। बच्चे ये साधारण नमक का सूत्र है, ठीक है जनरल सॉल्ट। और ये जो है ना आपको चूना जल है, चूना जल, या इसको आप क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। कौन सा लाइम बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम कहते हैं। आगे देखते हैं। एक विद्युत बल्ब इतना वाट अंकित है, जब इसे तो बच्चे आपको पता है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? तो वोल्टेज दिया हुआ, पावर दिया है ना, वोल्टेज दिया हुआ है, पावर दिया हुआ। तो भाई क्या करेंगे? तो P बराबर होता है V² बटे R, है ना। P बराबर क्या होता है? V² बाय R, V² बाय R होता है, V² बटे R। ध्यान दीजिएगा जरा, कौन नियत है? तो R नियत है बच्चे, क्योंकि रेसिस्टेंस को कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी P बटे V² बराबर नियत हो गया। और देखिए ठीक है P1 बटे V1 का स्क्वायर बराबर P2 बटे क्या? V2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम बना लिए है ना। यहाँ से P का मान कितना है? 100 वाट है, बटे V1 का मान कितना है? जो 220 गुना क्या? 220 बराबर कितना हो गया? P2 निकालना है, यहाँ 110 गुना क्या? 110, काटिए काटिए, 4 आ गए यहाँ पर 25। P2 का मान कितना हो गया? 25 वाट। बच्चे जैसा बनाए हैं इसी तरह से बनाइएगा, ये नहीं कि P बराबर VI करके बना लीजिए, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि I नियत नहीं रहता है कभी भी, I फ्लक्चुएट करता रहता है। कौन नियत होता है? प्रतिरोध आपका नियत होता है, I नियत करके नहीं बनाइएगा। चल बेटा अगला प्रश्न। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? देखिए तंत्रिका कोशिका क्या होता है, ये देखिए ये है ना, ये देखिए ये है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। इसको बोलते हैं क्या? तो बच्चा मेरे इसको बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन। यहाँ पर क्या हो गया? ये एक्सोन होता है। क्या होता है? एक्सोन होता है। और नीचे हो गया क्या भाई मेरे? ये ठीक है एक्सोन हो गया, और ये होता है सिनेप्सिस। क्या होता है?
सिनेप्सिस। यानी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जब अटैच होता है तो किसके द्वारा? सिनेप्सिस के द्वारा। दूसरा न्यूरॉन के साथ अटैच होगा किसके द्वारा? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के अंतराल को आप क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस कहते हैं, ध्यान में रखना बच्चे, सिनेप्सिस कहते हैं। डेंड्राइट्स सूचनाओं को ग्रहण करता है, संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम कौन करेगा? डेंड्राइट्स करता है ना। और सूचनाओं का प्रवाह कौन करता है? एक्सॉन करता है। ध्यान में रखना बच्चे, ठीक है। कितना भाग बताए आपको न्यूरॉन्स का? 3 भाग। कौन कौन? पहला डेंड्राइट्स, दूसरा सेटोन, तीसरा एक्सॉन, है ना। पहला, ठीक है, कौन? डेंड्राइट, दूसरा सेटोन, तीसरा एक्सॉन, चौथा आपको सिनेप्सिस, है ना। सिनेप्सिस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करता है किसको? सूचनाओं। बच्चे सूचना को कौन ग्रहण करेगा? डेंड्राइट्स, है ना। सेटोन में लाएगा, सेटोन से कहां प्रवाहित हुआ? एक्सॉन के द्वारा प्रवाहित हुआ सिनेप्सिस के थ्रू दूसरे न्यूरॉन्स। ये ध्यान में रखिएगा बच्चे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? भैया हीरा तो है, ये ग्रेफाइट है, ये फ्लोरीन भी है, मीथेन नहीं है। मीथेन यौगिक है कार्बन का, CH4 यौगिक होता है ना। मीथेन यौगिक होता है। आगे देखिए, एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, वह डैश से पीड़ित है। कौन खराब हुआ? दूर। कौन अच्छा हो गया? निकट। जो अच्छा है वही दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है ना। क्लियर हुआ? ठीक है। कौन खराब है? कौन अच्छा है? जो अच्छा है वही दृष्टि दोष, है ना। क्लियर हुआ? एकदम याद रखिए बच्चे। कौन सा लेंस का चश्मा यूज करेगा? -D का चश्मा लगाते हैं। आगे देखिए, पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन किसी अन्य जीवित जीव के शरीर से उसे बिना मारे प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? तो भैया पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन किसी अन्य जीवित जीव के शरीर से, हमरे शरीर पर खटमल आकर के रह गया,